नमस्कार दर्शकों, आप सभी ने कभी ना कभी यात्रा की होगी। सभी लोग यात्रा के लिए अपने जो उस स्थान पर उपलब्ध साधन होते हैं उसी से यात्रा करते हैं, जैसे बस, हवाई जहाज, कार या रेल। इन सभी माध्यमों में रेल एक ऐसा माध्यम है जो न सिर्फ सस्ता है बल्कि सुरक्षित और सुविधापूर्ण भी है। इस रेल के माध्यम ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को में गति भी प्रदान की है। ये रेल हमारे देश के एकीकरण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दर्शकों, आज हम हमारे इस महत्वपूर्ण घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और ये जानकारी देने के लिए हमारे इस केंद्र पर जो उपस्थित हुए हैं वो हैं श्री संतोष कुमार झा जी। श्री संतोष कुमार झा जी कोंकण रेलवे में चेयरमैन हैं। श्री संतोष कुमार झा के साथ में एक और विशेषता भी जुड़ी हुई है। आप एक साहित्यकार के साथ साथ कवि भी हैं और भारत में होने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों में आप मंच का संचालन कर श्रोताओं को जागरूक करते हैं। श्री संतोष कुमार जी झा, आपका इस दूरदर्शन कार्यालय में स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार श्रीमान जी, आज हम इस परिचर्चा में रेलवे, विशेषकर कोंकण रेलवे के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो रेलवे में सारे लोगों ने कभी ना कभी यात्राएं की हैं और बहुत सी जानकारियां लोगों के जो उनकी आवश्यकता के अनुसार होती है वो लोगों को मालूम रहती है। फिर भी कुछ जानकारियां हैं जो लोग कभी ध्यान भी नहीं देते या उनको उतनी आवश्यकता महसूस नहीं होती है, परंतु फिर भी मेरा ये सोचना है कि जब हम यात्रा कर रहे हैं तो उस जगह की, उस स्थान की, उससे संबंधित चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त हो। तो मैं छोटी जानकारी से प्रारंभ करूँगा। तो जब हम किसी प्लेटफॉर्म पे या स्टेशन पे जाते हैं तो हम उस तरफ, चारों तरफ देखते हैं कि वहाँ रेलगाड़ियाँ, डिब्बे और मालगाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। तो कई रेलगाड़ियों में साउदर्न वेस्टर्न, साउदर्न रेलवे, कहीं उत्तर रेलवे, कहीं वेस्टर्न साउदर्न रेलवे। अगर हम गोवा और केरला वाले क्षेत्र में आए तो वहाँ कोंकण रेलवे लिखा रहता है। इन सब का क्या मतलब है और ये अलग अलग क्यों रहते हैं और एक ही स्थान पर सारे कैसे इकट्ठे हो जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जैसे कि हमारा घर होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जी। उस घर में कई कमरे होते हैं, उसमें भी बहुत सारे सामान होते हैं, लेकिन घर एक छोटा सा यूनिट होता है, इकाई होता है, तो उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी तरह भारतीय रेल के जो क्षेत्र हैं, जोन्स हैं, उन सबको भारतीय रेल ने अपना परिचालन और परिवहन के लिए कोचेज़ दिए हैं, मालगाड़ी के डिब्बे दिए हैं। और चूँकि इन डिब्बों से उस जोनल रेलवे को आय होती है, इसलिए भारतीय रेल ने सभी डिब्बों पर नामकरण कर दिया और हर रेलवे को उसके सामर्थ्य के अनुसार कोचेज़ और माल ढुलाई के डिब्बे दिए और इसलिए उस पर लिखना आवश्यक हो गया। तो अगर आपको किसी पे ऊरे दिखता है, उत्तर रेलवे दिखता है, तो आप निश्चिंत हो जाएं कि यह डिब्बा उत्तर रेलवे का है। लेकिन परिचालन पूरे भारतीय रेल में एक इकाई की तरह होता है। कोई भी डिब्बा कहीं पर भी जाता है तो बाद में साल के अंत में किस डिब्बे से कितनी आय हुई इसकी गणना की जाती है। इसलिए इन डिब्बों का पे लिखा होना आवश्यक है कि कौन से डिब्बे या कौन से माल ढुलाई के डिब्बे, कौन से कोच किस रेलवे के हैं। तो इसका यही महत्व है। यात्रियों को इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस रेलवे का ये डिब्बा है। जी बिल्कुल जी। हमारा जो कोंकण रेलवे, स्पेशली गोवा की बात करें तो गोवा का क्षेत्र आपके हिसाब से, आपके रेलवे के हिसाब से किस क्षेत्र में आता है या यहाँ कौन सी क्षेत्र की परिचालन? ये हमारा कोंकण रेल है और मुंबई की तरफ एक स्टेशन है रोहा,
तो रोहा स्टेशन से लेकर के मैंगलोर का एक सबर्बन स्टेशन है ठोकुर, यहाँ तक का क्षेत्र 740 किलोमीटर का कोंकण रेल कहलाता है। और इस क्षेत्र में जितने भी डिब्बे मंत्रालय द्वारा अलॉट किए गए हैं उस पर आपको कोंकण रेल लिखा हुआ मिलेगा। जी, अब हम भारतीय रेल के साथ साथ विशेषतः कोंकण रेलवे के संदर्भ में अगर हम बात करें कि कोंकण रेलवे या भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों को कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, इसी के संदर्भ में अगर हम और जोड़ें कि जब हमारी अकेली महिला यात्री जा रही हो या दिव्यांग हमारे मुसाफिर हों या वरिष्ठ नागरिक हों, तो उनके लिए हमारी रेलवे विशेषकर कोंकण रेलवे क्या क्या सुविधाएं प्रदान कर रही हैं? जी, कोंकण रेलवे सबसे पहले तो यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा के प्रति कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और उनको अपने गंतव्य तक पूरी सुरक्षा के साथ, आराम के साथ पहुंचाना और समय पर पहुंचाना, ये पहली हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। चूँकि भारतीय रेल और कोंकण रेल सर्विस सेक्टर का एक माध्यम है, तो इसलिए यात्रियों को सेवा देना पहला कर्तव्य है और सेवा में जैसा मैंने बताया उनको अपने गंतव्य तक सुरक्षित और समय पालन और अच्छे आरामदायक यात्रा उनको दे सकें। स्टेशनों पर अगर यात्रियों के सुविधाओं के बारे में बात करें तो उनके लिए पुराने ज़माने में और आज भी रिटायरिंग रूम्स और वेटिंग हॉल्स ये थे, लेकिन हमने कोंकण रेलवे पर नई सुविधाओं का आरंभ किया है। मडगांव और थिविम स्टेशन पर हमने एग्जीक्यूटिव लाउंज जो आपको एयरपोर्ट पर या बड़े बड़े होटलों में देखने को मिलते हैं, वैसे लाउंज हमने आरंभ कर दिए हैं। यात्री इसका बहुत लाभ ले रहे हैं और बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। इस वर्ष हम 8 और ऐसे स्टेशन हैं जिस पर हम एग्जीक्यूटिव लाउंज स्थापित करेंगे। रत्नागिरी, चिपलून, खेड़, उडुपी, कारवार और 2 टूरिस्ट प्लेस हैं पिलग्रिमेज के, बायंदूर और मुर्डेश्वर। तो इन स्थानकों पर आपको शीघ्र आपको एग्जीक्यूटिव लाउंजेस मिलेंगे। फिर अच्छे खान पान की व्यवस्था के लिए हमने अभी 2 नए रेस्टोरेंट जून माह में हम आरंभ करेंगे। एक थिविम स्टेशन पर जहाँ पर बहुत अधिक पर्यटक आते हैं और दूसरा करमली स्टेशन पर जहाँ पर कि एक बहुत सुंदर लेक है, उसके सामने एक लेक व्यू रेस्टोरेंट है, उसको आरंभ करने जा रहे हैं। गोवा स्टेशन के बाहर एक बहुत बड़े रेल आर्केड का निर्माण हो रहा है। सितंबर अक्टूबर तक, दशहरे तक हम वो भी सुविधाएं अपने यात्रियों को मुहैया करा देंगे, जिसमें विभिन्न ब्रांड्स के आपको जो रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, आराम करने की जगह होगी। इसी प्रकार मडगांव और उडुपी पर हमें पॉड होटल के निर्माण का कार्य करना है, उसके टेंडर हो चुके हैं और ये पॉड होटल लो बजट पैसेंजर्स के लिए बहुत लोकप्रिय है। ख़ास करके स्टूडेंट्स आते हैं या जो बिज़नेस ट्रिप में हैं, आधा दिन रहना है और फिर काम करके जाना है, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये सुविधाएं हम शुरू करने जा रहे हैं। जितने हमारे रिटायरिंग रूम्स हैं उनको भी हम पूरा उसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं और इस कड़ी में कारवार स्टेशन पर भी पहला कार्य किया गया और मडगांव स्टेशन पर भी अच्छा रिटायरिंग रूम उपलब्ध कराया गया है। शीघ्र ही आप थिविम पे देखेंगे। रत्नागिरी में भी इसका हम जीर्णोद्धार कर रहे हैं। आपने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के बारे में बड़ा अच्छा प्रश्न किया। कोंकण रेलवे एक ऐसा रेल है जहां पर वरिष्ठ जनों के लिए और दिव्यांगजनों के लिए एक विशेष सुविधा है। उसको हम श्रवण सेवा और सारथी सेवा कहते हैं। सारथी सेवा जैसा आप देख रहे हैं, अगर व्हील चेयर की सुविधा चाहिए तो एक टेलीफोन कॉल या एक मैसेज से वो सुविधा हम देते हैं। श्रवण सेवा उनका सामान उठाने के लिए किफ़ायती दरों पे उनको पोर्टर की सुविधा देते हैं। महिलाओं के लिए सबसे पहले तो सभी स्टेशनों, बड़े स्टेशनों पर उनके लिए वेटिंग हॉल हैं। अगर वो ट्रेन में सफ़र कर रही हैं और किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो रेल मदद का ऐप है जिसके ज़रिए वो अपनी बात या शिकायत जो भी है उसको दर्ज करती हैं। 139 का टेलीफ़ोन नंबर दिया गया है सभी को और उसका काफ़ी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी आरपीएफ की टुकड़ी रहती है और टीटीज़ रहते हैं, तो प्रतिदिन इस तरीके की जो उनको सुविधाएं लगती हैं
वो हमारे सिक्योरिटी कंट्रोल तक इस टेलीफोन के माध्यम से प्राप्त होती हैं और उन्हें हम बहुत ही सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचाते हैं। कुछ एक नया कार्य भी कोंकण रेलवे कर रहा है जो आपके प्रश्न में नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को। एक हमारा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते हम कोंकण रेल पे चलाते हैं। बहुत सारे बच्चे, ख़ास करके टीन एज के या अपने घर छोड़ के भाग आते हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम है और हमारी आरपीएफ स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो है समन्वय करके इनको रेस्क्यू करती है। पिछले वर्ष हमने 65 ऐसे बच्चों को रेस्क्यू किया और इन एजेंसीज़ के माध्यम से उनके माता पिता तक पहुंचाया। तो इस प्रकार की बहुत सारी सुविधाएं कोंकण रेलवे पे हम देने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हर स्टेशन पे आपको QR कोड मिलेगा, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन हम लगा रहे हैं और जो टिकट चेकिंग हम सभी रिजर्व कोचेज़ में कर रहे हैं ताकि जो आरक्षित यात्रियों को भी कोई असुविधा ना हो। श्रीमान जी, अगर हम एक यात्री की नज़र से देखें तो जब हम यात्रा करते हैं तो सबसे ज़्यादा चिंता रहती है हमारे सामान की चोरी होने की। तो उस चोरी को रोकने के लिए कोंकण रेलवे क्या करता है, या फिर अगर किसी की चोरी हो गई तो उस यात्री को क्या करना चाहिए, उसके बारे में आप थोड़ा सा बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत सामयिक प्रश्न है ये। कोंकण रेलवे में हमारे जो आरपीएफ की जो वाहिनी है बहुत सशक्त है। 130 लोगों का ये फोर्स है और हमारे चलते हुए ट्रेन में भी FIR लॉन्च करने की सुविधा है। हमको रेल मदद पर या 139 पर इस तरीके के मैसेज मिलते हैं थेफ्ट के या अटेम्प्टेड थेफ्ट के या फिर मिसबिहेवियर के या ओवर क्राउडिंग के, तो ये सूचना मिलते ही हम अगले स्टेशन पर आरपीएफ को तुरंत उस कोच में भेजते हैं और अगर ज़रूरत है तो FIR दर्ज की जाती है और उसके बाद स्टेट पुलिस को हम वो केस देते हैं। बहुत सारे यात्री अपने सामान की रिकवरी हो जाती है तो FIR नहीं लॉन्च करते हैं, तो इसलिए FIR की संख्या से इनकी संख्या को की तुलना नहीं कर सकते। लगभग 50 से 60 FIR हर साल लॉन्च होती हैं, लेकिन इसका कम से कम 2 गुना या 3 गुना केस हम हर साल उसको हल करते हैं। तो हमारी 6 पोस्ट हैं, चौकियां हैं और 3 आउटपोस्ट हैं आरपीएफ की। और गोवा में मडगांव में हमारा एक कोंकण रेलवे पुलिस के साथ भी तालमेल है, उनका भी यहाँ पर पोस्ट है। तो हम सिविल पुलिस को केस देते हैं, गोवा क्षेत्र में कोंकण रेल पुलिस उस केस को लॉन्च करती है और रिकवरी करती है। पिछले वर्ष हमारा जो अपराध जो हुआ है, हमारे चोरी और इस प्रकार की घटनाओं का, उसमें काफ़ी गिरावट आई है और हमने 10 प्रमुख ट्रेनों को और 10 प्रमुख स्टेशनों को जहां पर इस प्रकार की घटनाएं अधिक होती थी वहां पर स्पेशल आरपीएफ को तैनात किया और 2.5 करोड़ की तो रिकवरी हुई। और पिछले वर्ष एक बहुत बड़ा चोरी का केस हुआ था एक ज्वेलर का, लगभग 4 करोड़ का, उसकी भी पूरी रिकवरी जितना भी उपलब्ध था कर ली गई और वो केस दर्ज किया गया। तो हमारी आरपीएफ की टीम बहुत ही सशक्त है, उसमें लगभग 10 महिलाएं भी हैं और हम हर प्रकार से ये सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं स्टेट पुलिस के माध्यम से। श्रीमान जी, रेलवे अपनी उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। हम देखते हैं कि आज रेलवे का नाम हमारे देश के साथ साथ विदेशों में भी आ गया। अगर हम गोवा के संदर्भ में बात करें तो अभी देखा हमने कि चारों तरफ हर बड़े शहरों में मेट्रो आ रही है, तो मेट्रो का क्या कोई प्रोजेक्ट हमारे गोवा में आने की संभावना है? क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि गोवा के अगर सारे टूरिस्ट प्लेस मेट्रो से जुड़ेंगे तो न केवल गोवा को फ़ायदा होगा बल्कि रेलवे को भी फ़ायदा होगा, यात्रियों को भी फ़ायदा होगा। मैं आपकी बात से पूर्ण रूपेण सहमत हूँ। गोवा में मेट्रो होना ही चाहिए, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेट्रो को कॉन्सेप्चुअलाइज करना और मेट्रो का निर्माण ये स्टेट गवर्नमेंट के परव्यू में आता है। तो अगर गोवा स्टेट तय करेगा कि उनको मेट्रो चाहिए तो मेट्रो पॉलिसी कहती है कि उसमें केंद्र सरकार भी मदद करती है और मेट्रो उन जगहों पर बनता है। जो मेट्रो पॉलिसी है वो कहती है कि किसी भी शहर में अगर उसकी जनसंख्या 1 मिलियन से ऊपर है तो वो मेट्रो के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो गोवा निश्चय ही इस श्रेणी में आता है।
अब राज्य सरकार को निर्णय लेना होगा कि हम गोवा में मेट्रो कब आरंभ कर सकते हैं, लेकिन निश्चय ही जितना बड़ा राज्य है मेट्रो बहुत बड़ी सुविधा होगी गोवा के लोगों के लिए। श्रीमान जी, हम देखते हैं कि रेलवे देश की आर्थिक उन्नति में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम गोवा क्षेत्र के बारे में बात करें तो कोंकण रेलवे का गोवा की और भारत की अर्थव्यवस्था के योगदान में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि कोंकण रेलवे में मडगांव क्षेत्र यात्रियों की दृष्टि से और व्यवसाय की दृष्टि से सर्वोपरि है। यहाँ पर जितना फुटफॉल है वो कोंकण रेलवे में सबसे अधिक है, और इसके जो दूसरे स्टेशन हैं, चाहे वो थिविम हो, करमली हो, कानकोना हो, बाली हो, सब जगह पर व्यवसाय के अवसर उपलब्ध हैं। यात्रियों के विषय में हमने बात की, मैं आपको माल ढुलाई और अन्य व्यवसाय के बारे में बताना चाहूँगा। गोवा में दिसंबर तक आप वर्ल्ड क्लास फ्रेट टर्मिनल वेरना में देखेंगे। उसका कार्य बहुत ही अधिक तेज़ी से चल रहा है, जिसको हमने केंद्रीय भंडारण निगम के साथ एक समझौता करके शुरू किया। इसी प्रकार बाली में कंटेनर रेल टर्मिनल शुरू हुआ और 2 साल में वहाँ पर इतनी प्रगति हुई है कि लगभग महीने के 30 ट्रेन वहाँ से कंटेनर के चल रहे हैं। इसके अलावा वेरना में कंटेनर का परिचालन हमने शुरू किया और हर महीने लगभग 4 से 5 रे कंटेनर के वहाँ से जा रहे हैं। इसके अलावा गोवा क्षेत्र में कई और दूसरे व्यापार के आयाम अभी आए हैं, जिसमें कई पोर्ट्स हैं आसपास में, जिसको कि जोड़ने की प्रक्रिया है। कर्नाटका मैरीटाइम बोर्ड से हमारी चर्चा चल रही है। इसके अलावा 1-2 स्टेशंस को भी हमको कमीशन करने का हमारा प्लान है गोवा के आसपास, ताकि लाइन कैपेसिटी बढ़े इस सेक्शन में। और वेयर हाउसिंग और नई माल ढुलाई, वो इस क्षेत्र में कोंकण रेलवे उस पर बहुत अधिक कार्य कर रहा है। तो कोंकण रेलवे का जो योगदान होगा गोवा के क्षेत्र के लिए वो सबसे अधिक हो रहा है और भी बढ़ेगा। दूसरा जो मार्मोगांव पोर्ट है, अभी वो साउथ वेस्टर्न रेलवे से जुड़ा हुआ है। वहाँ पर भी व्यवसाय की संभावनाओं की तलाश की गई और ऐसा पाया गया कि कोंकण रेलवे की तरफ से भी इस मार्मोगांव पोर्ट का जो व्यवसाय आ रहा है उसकी ढुलाई या उसका लदान का कार्य हमारे गुडशेड पे भी हो सकता है, उस पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, वेदांता है जो पिग आयरन बनाती है, तो उनके भी माल ढुलाई के लिए हम लोग उनसे संपर्क में हैं। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि कोंकण रेलवे पूरे गोवा क्षेत्र में व्यवसाय विकास पर भी उतना ही ध्यान दे रहा है जितना यात्री सुविधाओं पर। श्रीमान जी, जैसा आपने कहा और ये सत्य है कि गोवा का मुख्य आय का स्रोत पर्यटन है, और जैसा कोंकण क्षेत्र का जो रेलवे ट्रैक है वो चारों तरफ घाटियों, सुंदर घाटियों और रोमांचक घाटियों से घिरा हुआ है। चूँकि कोंकण रेलवे के ट्रैक के साथ उसके पास जमीन भी उपलब्ध है, और भारत सरकार आज की तारीख में पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। तो क्या कोंकण रेलवे भारत के पर्यटन विभाग से मिलकर कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकता है जिससे वो सुंदर घाटियाँ का पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सके? जी, बहुत ही रोचक प्रश्न आपने पूछा। पिछले 2 वर्षों में गोवा पर्यटन मंत्रालय से हमको अच्छी राशि मिली और मडगांव स्टेशन, उसके बाद थिविम और करमली स्टेशन पर ये जो नई सुविधाएं हम ला रहे हैं वो सब इस पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से ही हो पाया है। हम गोवा राज्य सरकार से लगातार इस संपर्क में हैं और हमारी भी योजना है कि कुछ और स्टेशनों को कोंकण रेल और पर्यटन मंत्रालय उसको विकसित करे। और इतना ही नहीं, हम एक स्पेशल टूरिज़्म पैकेज भी उसका लाने का हम प्रस्ताव ला रहे हैं, ताकि राज्य सरकार और कोंकण रेलवे मिल करके एक ऐसा टूरिज़्म पैकेज दे जिससे गोवा के पर्यटन में और बढ़ोतरी हो। तो इस पर हमारी योजना चल रही है, लेकिन ये 3 स्टेशन गोवा टूरिज़्म की मदद से इसको विकसित किया गया है, ये यहाँ के लोगों को ज़रूर पता रहना चाहिए। श्रीमान जी,
इसके अलावा कोंकण क्षेत्र कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ भी मिलकर कुछ कार्य कर रही जी। है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी, हमारा ध्येय ये भी था कि जो हमारे प्रशिक्षण संस्थान हैं जी। उसमें हम अभी अपने अधिकारियों कर्मचारियों का प्रशिक्षण करते हैं, लेकिन हमारी बहुत ही ट्रेंड फैकल्टी है, तो क्यों नहीं हम ये सुविधा दूसरों को भी दें और इससे एक आय का स्रोत बने। तो अभी हमने MIT पुणे से जो विश्व शांति विश्वविद्यालय है उनके साथ एक समझौता पत्र हस्ताक्षर किया और उस पर कार्य आरंभ हो गया है और इसमें हम बहुत सारे विद्यार्थियों को अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग देंगे। इसी प्रकार स्विट्ज़रलैंड में एक कंपनी है, उसके साथ भी हमारा समझौता ज्ञापन हो गया है और हम टनल टेक्नोलॉजी में, जिसके लिए कोंकण रेलवे जाना जाता है, इसमें हमारी योजना के हिसाब से अक्टूबर-नवंबर से उसका भी हम प्रशिक्षण, जिसका कि 1 सप्ताह का प्रशिक्षण यहाँ होगा और 1 सप्ताह का प्रशिक्षण ज्यूरिख में स्विट्ज़रलैंड में होगा। और इसके लिए हमारे पास बहुत सारी संस्थाओं ने हमें जो ही उनको पता लगा तो हमारे पास आए हैं, जिसमें बहुत सारे IIT के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बच्चे, माइनिंग इंस्टीट्यूट्स के बच्चे, मेट्रो रेलवे के अधिकारी, NHAI के अधिकारी, उनका हम प्रशिक्षण करेंगे। और ये कार्यक्रम हम बड़े स्तर पर करेंगे ताकि न केवल प्रशिक्षण हो लोगों का, बल्कि कोंकण रेलवे की आय में भी वृद्धि हो। श्रीमान जी, हमने कहीं पढ़ा था कि कोंकण रेलवे की सेवाएं अब देश के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हो रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, कोंकण रेलवे ने नेपाल में जो रेल परिचालन है, वो पूरा रेल परिचालन नेपाल का कोंकण रेलवे करता है। हमने उनको ट्रेन सप्लाई किए और इसके बाद हमारा सारा स्टाफ वहाँ का जो रेल परिचालन इस समय कर रहा है और इसके अलावा उनका पूरा ट्रैक सिग्नल का भी मेंटेनेंस का कार्य हमें मिला है 1 साल के लिए और परिचालन भी अभी अगले 1-1.5 साल तक चलेगा। और ये चूँकि कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है तो ये बढ़ता रहता है और बढ़ता रहेगा। नेपाल के अलावा हमने केन्या में भी रोलिंग स्टॉक मेंटेनेंस का काम मिला हमें और ट्रैक का वो भी हमने किया। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मिडिल ईस्ट में, लैटिन अमेरिकन देशों में, अफ्रीकन देशों में हम कई जगह कोंकण रेलवे अब विभिन्न टेंडरों में हम बिड कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम विदेशों में भी कोंकण रेलवे के फुटप्रिंट्स लाएंगे। इसके अलावा देश में बहुत सारा ऐसा व्यापार है जिसमें कोंकण रेलवे पहले नहीं करता था। मुझे बताते हुए खुशी हो रही दर्शकों को कि रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य हम इस समय 4 जोनल रेलवे में कर रहे हैं, सिग्नलिंग का कार्य दूसरे रेलवे में कर रहे हैं, सिविल कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, लगभग 4000 करोड़ का कार्य हम केरल में कर रहे हैं, पोर्ट कनेक्टिविटी का कार्य हम कर रहे हैं, हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी करते हैं, हम DPR बना रहे हैं, हम थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कर रहे हैं। रेल व्यवसाय का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो हम नहीं कर रहे हैं। और अब हम शीघ्र ही मेट्रो रेल का कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन मेंटेनेंस और उसका इलेक्ट्रिफिकेशन, ये कार्य भी, इसमें भी हम विभिन्न टेंडरों में हम भागीदारी कर रहे हैं। नवी मुंबई मेट्रो के ऑपरेशन मेंटेनेंस का कार्य अभी हमें मिला है और उसको हमने शुरू कर दिया है पिछले माह से। तो अब मेट्रो रेल में भी कोंकण रेलवे अपनी छाप छोड़ेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। श्रीमान जी, एक यात्रा करते समय एक सबका अनुभव रहा है और इंटरनेट कनेक्शन का। जब रेलवे ट्रैक पढ़ते थे शुरू में बहुत साल पहले, तो ऐसा एक न्यूज़ समाचार आया हुआ था कि ट्रैक के साथ में हम फाइबर ऑप्टिक्स डाल रहे हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि ट्रैक करीब करीब कंप्लीट हो गया, तो फाइबर ऑप्टिक भी कंप्लीट हो चुकी होगी। तो उस फाइबर ऑप्टिक के थ्रू क्या अब यात्रियों को रेल में कंटिन्यू इंटरनेट मिलने की संभावना है या हो चुकी है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ख़ास करके पूरे 740 किलोमीटर के कोंकण रेल में 91 टनल हैं और सबसे बड़ा टनल सुरंग जो है 6.5 किलोमीटर का है। 2 या 3 किलोमीटर के तमाम टनल हैं और उसमें जो कनेक्टिविटी है वो इस समय हमारे लिए एक चुनौती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के साथ हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ
जिसमें लगभग 35 करोड़ का कार्य उन्होंने हमें दिया, इसमें ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाने का कार्य चल रहा है। और इसमें हमारे समझौता ऐसा था कि उसमें से कुछ केबल पे हम व्यापार कर पाएंगे, तो वो टेंडर हमने अभी प्रकाशित किया है। एक बार वो टेंडर हो जाता है तो हमने ये उसमें किया है कि 5G की सुविधा टनल के अंदर भी हो, ताकि लोगों को ये मिल जाए। थोड़ा इसमें समय लगेगा, लेकिन निश्चय ही इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। श्रीमान जी, एक और यात्रियों का और भारत देश के लोगों का एक कंसर्न रहता है रेलवे के एक्सीडेंट में। तो अभी हमारे जो आधुनिकता में नए जो सिस्टम आया हुआ है, जो प्रणाली आई है, उसमें कवच सिस्टम आया है, जहां दो ट्रेनें अगर आपस में सामने आती हैं तो अपने आप रुक जाती हैं। अगर हम कोंकण क्षेत्र के ट्रैक के बारे में बात करें तो उस ट्रैक पर क्या स्थिति है इस नई प्रणाली की? कवच प्रणाली इस समय ट्रायल पर कई रेलवे में चल रही है। अभी पिछले सप्ताह नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में इसका ट्रायल हुआ और वो बहुत सफल रहा। हम भी उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे कोंकण रेलवे में भी हम कवच ट्रायल को करें। हमारा सिंगल लाइन सेक्शन है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं और निश्चय ही कवच सुविधा और अधिक संरक्षा को सुनिश्चित करेगी। मुझे याद आता है कि कवच जो है वो मूल रूप से जब कॉन्सेप्चुलाइज हुई तो कोंकण रेलवे में ही हुई थी। उसको ACD कहते थे, एंटी कोलिजन डिवाइस, और उसके बाद उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। लेकिन अब भारतीय रेल में कई जगह ये कार्य हो रहा है और आने वाले भविष्य में हम भी कवच का ट्रायल कोंकण रेलवे पर निश्चित रूप से करेंगे। और हम इस परिचर्चा के अंत में आपसे एक विशेष उत्सुकता के साथ ये जानना चाहेंगे कि अभी गोवा से हमें वंदे भारत ट्रेन बॉम्बे के लिए मिली, तो आगे भविष्य में हमें गोवा से वंदे भारत कहाँ कहाँ के लिए मिलने वाली है? क्या कुछ इसकी संभावना बता सकते हैं आप? देखिए, ये निर्णय तो मंत्रालय लेता है। इस समय 2 वंदे भारत हैं, एक मुंबई मडगांव और एक मडगांव मैंगलोर जी। और मुंबई मडगांव की ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी है, लगभग 90 से 100% की है। मडगांव मैंगलोर की ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी नहीं है। तो इसकी ऑक्यूपेंसी बढ़ाने के लिए या तो इसको कहीं किसी और स्टेशन तक आगे लंबित किया जाएगा, या हो सकता है भविष्य में कुछ नई गाड़ियां आएँ, लेकिन इस समय हमारे पास कोई सूचना नहीं है मंत्रालय से। लेकिन मडगांव बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन आपके विचार से हम आना चाहिए? निश्चय ही आना चाहिए, निश्चय ही आना चाहिए। इसका निर्णय अभी हम तक नहीं पहुंचा है मंत्रालय से, लेकिन निश्चय ही और अधिक वंदे भारत न केवल कोंकण में, पूरे भारत में आने वाले दिनों में आपको वंदे भारत ट्रेनें ही मिलेंगी। अभी इस समय वो चेयर कार ट्रेनें हैं, फिर वो स्लीपर ट्रेनें आएंगी और अब मेट्रो वंदे भारत भी RCF कपूरथला ने उसका ट्रायल किया है। तो निश्चय ही आने की संभावना रहेगी और अधिक वंदे भारत कोंकण रेलवे में आपको देखने को मिलेगा निकट भविष्य में। धन्यवाद सर। दर्शकों, आज इस परिचर्चा में हम लोगों ने रेलवे और विशेषकर कोंकण रेलवे के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की। आशा है आप सभी लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दर्शकों, हमें गर्व है कि 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच चली हुई 34 किलोमीटर की रेलवे लाइन आज विश्व के उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां पर इसने अपने विश्व में दूसरा और एशिया में पहला स्थान परिचालन के में बनाया हुआ है। इस पर हम सभी भारतीयों को गर्व है। श्री संतोष कुमार जी, आप इस परिचर्चा के लिए हमारे केंद्र पर उपस्थित हुए, इसके लिए मैं केंद्र की तरफ से और दर्शकों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हुए अंत में सभी की तरफ से रेलवे के लिए यही कहूँगा, रुके न तू थमे न तू, रुके न तू थमे न तू, सदा चले, रुके न तू थमे न तू। बहुत धन्यवाद, आभार।